वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। अब रसायनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। रसायनों के अंदर पहला होगा अम्ल, दूसरा होगा क्षार, तीसरा होगा लवण। अब बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होता है और हमारे जीवन में इसके क्या उपयोग है, उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बताओ अम्ल क्या होता है। अम्ल होता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं। खट्टे पदार्थों को अम्ल बोलते हैं। खट्टे, इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल को इंग्लिश में लिखते हैं एसिड से। क्यों लिखते हैं? कारण इसका है कि एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो एसिडस से एसिड बना हुआ है, उसे ही अम्ल बोलते हैं। और अब अम्लों के बारे में चर्चा करेंगे तो अपने जो जठर रस होता है, जठर रस, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सिरके में कौन सा पाया जाता है। सिरके में एसिटिक पाया जाता है। एसिटिक अम्ल हो गया। अब बात कर देंगे चींटी के डंक में। चींटी के डंक में जो लाल चींटी होती है, वो जब मनुष्य को काटती है तो उससे शरीर पर क्या होता है कि खाज खुजली आने लगती है और फिर लाल हो जाता है, यहाँ से फूल जाता है, सूजन आ जाती है। क्योंकि उसमें एक अम्ल होता है, उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हो गया। अब बात आती है कि आंवला हो गया या संतरा, इन दोनों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक नहीं, एस्कार्बिक अम्ल। इनमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है आंवले और संतरे में? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्षार की। तो स्टार्ट करते हैं हम क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, कैसा होता है, क्या इसके गुण हैं, वो हम सभी पढ़ेंगे अभी। इनसे जो भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन है पूरे के पूरे पढ़ेंगे हम। अब बात आती है क्षार की। क्षार क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षारों के अंदर क्या है कि ये साबुन के जैसा व्यवहार करते हैं। साबुन के जैसा व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों के दोनों क्या है कि जल में विलय है। जल में विलय है। तो जब हम इसको जल में कैसे मिला सकते हैं, इसके लिए समझना होगा आपको। ये कोई बर्तन या कोई कांच का ग्लास, जैसे प्रयोगशालाओं में हम यूज में लेते हैं, उसमें यदि अम्ल डाल दिया हमने, अंदर क्या डाल दिया? अम्ल। और फिर डालते हैं जल, ऊपर से हमने डाला जल, तो इससे क्या होता है? विस्फोट होता है। फिर इससे विस्फोट होगा, क्योंकि अम्ल के अंदर जल डालेंगे तो फिर विस्फोट होगा। इसके बजाय हम इसको जल में विलय कैसे करते हैं? पहले जल लेते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर जल ले लिया, फिर इसके अंदर ऊपर से डालेंगे फिर अम्ल। इस प्रकार इनको डाला जाता है। और यदि जल की मात्रा अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोल लेंगे उसको। वो कहलाएगा तनु अम्ल। आप जब आगे की क्लासों में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि तनु अम्ल और सांद्र अम्लों में क्या फ़र्क होता है। उनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तनु की कम होती है। और यदि जल की मात्रा कम हो,
जल की मात्रा कम हो तो उसको बोलेंगे सांद्र, उसको बोलते हैं सांद्र। अब बात करते हैं हम लवण की। लवण क्या होता है? इनको डाइल्यूट करने का तो आपको पता चल गया कैसे डाइल्यूट करते हैं। पहले एक गिलास में थोड़ा सा जल ले लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें जो अम्ल क्षार कुछ भी डालना है वो डाल देते हैं। अब बात करेंगे हम लवण क्या होता है। यदि धनायनों के अंदर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें और ऋणायनों के अंदर हाइड्रोक्सिल को छोड़ दें, इनको तो धनायनों में और इनको ऋणायनों में छोड़ दें, तो फिर इनके अलावा जो भी धनायन और ऋणायन बचे हैं उनसे बनने वाला जो यौगिक है, इनसे बनने वाला यौगिक है उसको लवण बोलते हैं। लवण क्या होता है? धनायनों में हाइड्रोजन को छोड़ के और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिन को छोड़ के जो भी धनायन और ऋणायनों के संयोग से योग से जो भी यौगिक बनते हैं उनको लवण बोलते हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लवण के बारे में। इन लवणों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, और लवण के अंदर जो अब बात करेंगे हम क्रिस्टलन जल की। किसकी? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन ये कौन सा जल होता है? लवणों को जो प्रदर्शित करने के लिए उनके सूत्र के अंदर जितने भी जल के अणु होते हैं, जितने भी जल के अणु, वो उनको क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे अब CaSO4.2H2O, ये होता है जल का क्या? जिप्सम का सूत्र होता है। आपको पूछा जा सकता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके अंदर ये 2 है, ये क्रिस्टलन जल के 2 अणु हैं। इसके अंदर कितने अणु हैं? 2 अणु। इसको क्रिस्टलन जल बोला जाता है, ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं जिप्सम के अलावा एक और है जिसको बोलते हैं, फिटकरी का सूत्र है, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस डॉट 24H2O के अणु होते हैं इसके अंदर। 24H2O के अणु, इनको भी क्रिस्टलन जल ही बोला जाता है। अब इनकी बात तो हो गई। अब पढ़ेंगे हम जो अम्ल और क्षार की परिभाषा हैं, हमारे 3 वैज्ञानिकों ने दी है, उनके बारे में। पहला तो है ओरेनियस। ओरेनियस के अनुसार पढ़ेंगे अब। ओरेनियस, इन्होंने बताया था कि अम्ल क्या होता है, और अम्ल और क्षार के बारे में इन्होंने जो अवधारणा दी उसके बारे में पढ़ेंगे अब। इन्होंने बताया कि अम्ल होता है जिसमें H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देने वाले अम्ल, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन हाइड्रोक्सिन आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिन आयन देने वाले क्षार हो गए। इन्होंने बताया कि अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए, अम्ल धन क्षार, तो लवण प्लस जल बनता है, लवण और जल बनता है। अब बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। यदि प्रबल अम्ल ले लें और प्रबल ही क्षार ले लें, तो जो क्रियाकारक बनेगा, इनको तो कहते हैं क्रियाकारक, मतलब जो भी इसके अंदर, जो भी अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं जो भी तत्व, उनको तो कहेंगे क्रियाकारक, और जो बनेगा उसको बोलते हैं क्रियाफल या उत्पाद। जो उत्पाद बनेगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अंदर, वो होगा उदासीन प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके अपने समस्त गुणों को खो देते हैं, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। अब प्रबल अम्ल के साथ में ले दुर्बल क्षार, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और यदि प्रबल अम्ल के स्थान पे दुर्बल अम्ल ले लें, दुर्बल अम्ल धन प्रबल क्षार, तो जो भी अपना
उत्पाद बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। इनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब ओरेनियस ने जो हम जो क्षार के बारे में बताया उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओरेनियस ने बताया कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जलीय विलयन में कोई यदि तत्व हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जैसे हमने ले लिया HCl और ये हो गया इसका जलीय विलयन। यदि किसी तत्व के आगे एक्वा लिखा हुआ, एक्वा, उसका मतलब होता है कि वो उसका जलीय विलयन है। जलीय विलयन में HCl को जलीय विलयन में डाला जाए तो फिर ये H+ आयन देगा, ये भी एक्वा होगा और धन इसके साथ में क्लोराइड निकलेगा, फिर एक्वा। फिर उसके बाद में और भी बहुत से हैं इसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये बनेगा H+, SO4-, ये भी एक्वा, ये भी एक्वा और ये भी एक्वा, क्योंकि इनका ये जलीय विलयन होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे इनमें जो H+ आयन दे रहा है इसलिए ये अम्ल है, HCl और H2SO4। और जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया H+, धन NO3-, ये भी क्या होगा, जलीय विलयन। सभी जलीय विलयन में ही देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये H+ आयन बहुत ही क्रियाशील होता है, तो ये जल से अभिक्रिया करता है। H2O यहाँ पे एक्वा होगा क्योंकि जलीय विलयन में है, ये हमें जलीय विलयन में प्राप्त हो रहा है, इससे अभिक्रिया करके ये H3O बनाता है। ये भी एक्वा में, क्योंकि इसमें जलीय विलयन ही बनेगा। फिर जलीय विलयन में जल डालेंगे तो जलीय विलयन ही मिलेगा अपन को। ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब इसके बाद में चर्चा करेंगे क्षार के बारे में। ओरेनियस ने बताया कि जो हाइड्रोक्सिन आयन देते हैं ना जलीय विलयन के अंदर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर जलीय विलयन में होगा ये भी एक्वा। सोडियम पॉजिटिव में होगा, सोडियम प्लस का एक्वा लगेगा इसके अंदर भी, और जो OH है वो माइनस का। इस प्रकार KOH ले लेते हैं अपन। KOH को बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड के, ये भी एक्वा में होगा, प्लस OH-, ये भी एक्वा जलीय विलयन में। इनमें ये हाइड्रोक्सिन आयन दे रहा है इसलिए ये क्षार है, ये क्षार है। अब बात करेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है इसके बारे में। अब पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन के अंदर घुल के डाइल्यूट हो गया, पूरा का पूरा पूर्णतः डाइल्यूट हो जाए, पूर्णतः डाइल्यूट, पूर्णतः डाइल्यूट या आयनित हो जाए। आयनित का अर्थ क्या होता है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन, धन आयन, ये ऋण आयन। अब पूर्णतः धन आयन और ऋण आयन में बदलने पर वो प्रबल अम्ल हो गए। जैसे HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब बात करेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल, इनके अंदर क्या है कि ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं, या इसको लिख सकते हैं आंशिक
आंशिक कैसे, मतलब कुछ ही अंश उनका डाइल्यूट होता है, कुछ ही पूर्णतया नहीं घुलते हैं वो जल के अंदर, पूर्णतया नहीं घुलते हैं, तो फिर आंशिक हो जाएंगे। इसके अंदर होगा जो भी कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो पादपों और जीवों से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक अम्ल, और ये ऊपर दिए हुए जो अम्ल हैं इनको बोलते हैं धातु अम्ल, या धातु अम्ल बोलते हैं, धातु हो गए, या और नाम होता है इनका, प्रबल अम्ल तो है ही है। अब पढ़ते हैं आगे, धातु या खनिज, खनिज अम्ल बोलते हैं इनको। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रबल क्षार होता है वो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः घुल जाते हैं, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पूर्णतः आयनित होते हैं। लेकिन जो दुर्बल क्षार है वो आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक आयनित होते हैं, तो फिर ये दुर्बल हो गए। इनके अंदर आता है MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। ये दुर्बल क्षारों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करेंगे इनके विफल होने का कारण क्या था। ओरेनियस के बाद में जो बोस्ट एंड लोरी थे वो क्यों आए, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई उनको भी फिर अम्ल और क्षार के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में बताने के लिए। इन्होंने जो बताया था कि H+ हाइड्रोजन आयन दे और जलीय विलयन के अंदर OH- आयन दे। तो कुछ ऐसे भी अम्ल और क्षार होते हैं जिनमें H+ आयन होता ही नहीं है और OH- आयन वो नहीं देते जलीय विलयन के अंदर। तो इसके कारण से ओरेनियस की जो अवधारणा थी या परिकल्पना थी वो मिथ्या साबित होगी, यहाँ पे गलत साबित होती है। और फिर इसके बाद में आते हैं बोस्ट एंड लोरी। बोस्ट एंड लोरी, ये दो वैज्ञानिकों के नाम है, शॉर्ट में नाम है उनके। बोस्ट एंड लोरी ने जो अवधारणा दी, उन्होंने अवधारणा दी कि अम्ल है वो प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, और क्षार प्रोटॉन दाता होते हैं। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बोस्ट एंड लोरी ने क्या अवधारणा दी, अम्ल होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, ग्राही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पहले ही बता दें कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं। कोई भी परमाणु हो उसके अंदर, उसके बीच के केंद्र में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, और उसकी बाह्य कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, आपके हाई वाली क्लास में जाओगे, हायर क्लासों में जाओगे, वैसे वैसे पढ़ोगे। और इसकी केंद्र के अंदर ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स उन पे 0 का चार्ज होता है। अब जो प्रोटॉन्स दाता होते हैं वो तो क्षार, प्रोटॉन ग्राही अम्ल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये इसने OH- आयन बचेगा यहाँ पे। ये जो युग्म बना रहे हैं H2O और OH, इनको संयुग्मी क्षार बोलते हैं। आपस में ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार बोलते हैं इनको। इनसे युग्म बन जाते हैं तो फिर उनको युग्मी क्षार बोलते हैं। इनकी जो कमजोरी रही, मतलब इनका जो विफल होने का कारण था वो ये था कि इन्होंने क्या है कि जो अप्रोटोनिक
इन्होंने तो प्रोटॉन के आधार पर दी थी, पर लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं प्रकृति के अंदर जिनमें प्रोटॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में ये नहीं बता सकते। जैसे अप्रोटोनिक अम्ल और सारों के बारे में CO2, SO2 और एक है BF3, इनके बारे में ये स्पष्टीकरण न दे पाए। इसी के कारण इसका जो मॉडल था वो फेल हो गया, परिकल्पना या अवधारणा थी वो विफल हो गई। अब हम बात करेंगे बोस्टन लोरी की तो हो गई, फिर लुईस की बात आती है। लुईस ने क्या बताया? लुईस अपने जो अगले वाले वैज्ञानिक आते हैं उनके ही जो रूल्स हैं वो अभी फॉलो हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पे बताई। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फिर क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्षार बनेगा। क्षार क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और ग्रहण अम्ल करते हैं। इन्होंने बताया कि जिस भी परमाणु या अम्लों में, जिन अम्लों में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो, जिसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाए, वो तो होंगे 4 हो जाएंगे। और जिनमें इसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो फिर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले तत्व हैं वो क्या होंगे? अम्ल। और जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्षार होंगे। इनको एक नाम दिया था उन्होंने, उसका नाम है, ये तो हो गई लुईस अम्ल, और इनको बोलते हैं लुईस क्षार। क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। इनके बाद इन्होंने बस यही बताया। और इनसे क्या है कि जिन तत्वों में हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं पाया जाता, उनके बारे में भी इसकी जो स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। इसलिए आज तक यही चलता आ रहा है। अभी वर्तमान में भी हम इसी के कारण अम्ल और क्षारों को पहचान रहे हैं पूर्ण रूप से। अदरवाइज तो फिर वो पढ़ ही लिए इनके बारे में। तो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बाद में बात आती है कि इनके सामान्य गुण क्या है। हम बात करेंगे सामान्य गुण। सामान्य गुण अम्ल और क्षार। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। नीले को लाल करते हैं। और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इनका एक सूत्र बनाया हुआ है अम्ल और क्षार का। अम्ल तो क्या होते हैं कि अनिल होते हैं। अनिल का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार का बनाया हुआ है सल्लनी। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हो गई पहली बात, पहला गुण हो गया। दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे कि जो अम्ल क्या है कि धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल प्लस धातु, तो लवण तो बनना ही है, प्लस H2 गैस निकालते हैं, देते हैं H2 गैस। जैसे अम्ल अपन ने ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल में Zn के टुकड़े डाल दिए तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम। एक स्टैंड लगाया, उसके ऊपर एक परख नली रखी। परख नली के अंदर क्या है कि H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर उसके अंदर जो Zn के टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए? Zn के, मतलब जिंक के।
जिंक के टुकड़े डालने के बाद इसको जो इसका स्टैंड होता है उससे बंद करके पाइप के माध्यम से एक बर्तन में रखे जल से गुजारते हैं। इनमें लाके छोड़ देते हैं इसको। इसके अंदर जल भरा होता है। जब बुलबुलों के रूप में इसमें से गैस निकलती जाती है तो अब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती वास में ले जाएंगे तो वो फट फट की आवाज़ के साथ जलेगी, फट फट की आवाज़ के साथ। और फट फट की आवाज़ तभी निकलती है जब हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, और यदि इसकी जगह पे सीधा ऐसे ही जलती रहती तो फिर ऑक्सीजन गैस निकलती, और यदि मोमबत्ती बुझ जाती तो CO2 गैस निकलती। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वो आपके बहुत काम में आएंगे। ये तो हो गया दूसरा रूल। दूसरा रूल ये है कि अम्ल इनके साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज़ के साथ जलता है। अब बात आती है जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करने पे ये क्या देंगे, एक लवण बनाएंगे जो कि क्या है कि जहरीला लवण बनाते हैं। लवण प्लस जल तो बनेगा ही, वो अभी देख लेंगे हम। CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि HCl से करा दे तो कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, फिर OH, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे H2O बनेगा। कॉपर क्लोराइड और HCl के अभिक्रिया करवाने पर Cu क्लोराइड बनता है। अब जो अपने एक Cu क्या हो गया, तांबा। तांबे से क्या बनता है, पीतल, कांसा। पीतल और कांसे से बने हुए बर्तन, पीतल और कांसे से बने हुए बर्तनों के अंदर खट्टी चीज़ें नहीं रखते, खट्टे पदार्थों का उपयोग नहीं करते क्योंकि वो जहर बनाते फिर। यही कारण है कि पीतल और कांसे के अंदर खट्टी चीज़ें मतलब अम्ल नहीं रखते, अम्लीय पदार्थ हैं वो नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इससे एक लवण बनता है जो लवण हमारे लिए हानिकारक होता है, शरीर के लिए एक जहर के जैसा कार्य करता है। तीसरा रूल भी हो गया। चौथा रूल है कि ये अम्ल और क्षार, इनका जलीय विलयन होता है ना, वो अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो HCl जलीय विलयन है, H प्लस आयन देगा, प्लस क्लोराइड माइनस देगा। अब बात आती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में। यदि HCl यदि जलीय विलयन में हो तो H प्लस और Cl माइनस आयन देंगे। जहाँ पे प्लस आयन और माइनस आयन हो दोनों, जहाँ पे प्लस और माइनस आयन दोनों हो वहाँ पे विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। इसीलिए क्या है कि विद्युत के ये अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारों के अंदर देख ले, NaOH ले लिया हमने, इसका जलीय विलयन ले ले, इससे क्या बनेगा, सोडियम Na प्लस OH माइनस, ये भी जलीय विलयन में। इससे ये सिद्ध होता है कि अम्ल और क्षार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। यही कारण है, इसका कारण हो गया। अब इसके बाद में हम बाद में चर्चा करते हैं पांचवा रूल इसका, अम्ल और क्षार का पांचवा गुण रूल एक ही बात है। पांचवा रूल ये है कि अम्ल प्लस क्षार
अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो वे अपने आपस में गुणों को खो देते हैं और लवण प्लस जल देते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl ले लिया, फिर ले लिया NaOH, इससे क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O, क्योंकि जल बनेगा, ये लवण। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाए तो वो अपने समस्त गुणों को खो देते हैं, यही इसका 5वां सामान्य गुण है। हो गई इसकी बात। अब बात करेंगे अपने जो यूज़ होता है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या क्या है। दैनिक जीवन में क्या है कि पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल होता है जो जीवों और पादपों से प्राप्त होता है, कार्बनिक। और खनिज अम्ल कौन से होते हैं, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्लों के अंदर क्या आता है, HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल भी इसी में आता है। ये सब खनिज अम्ल होते हैं। इन खनिज अम्ल, इनका उपयोग क्या किस किस के अंदर होता है। जो भी हम एक घर में पेंट करते हैं उसमें औषधियों में इनका उपयोग होता है, इनका उपयोग औषधियों में भी होता है। और फिर इस नाइट्रिक अम्ल का, इसका उपयोग सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने में, उनकी सफाई करने में, क्योंकि बहुत दिनों तक चांदी की यदि हवा और जल के संपर्क में रहे तो इसका रंग काला पड़ जाता है। HNO3 से साफ करने पर वापस चमकनेदार हो जाती है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी होता है। उर्वरक के रूप में भी HNO3 का उपयोग बहुत होता है। अब हम बात करेंगे जो फोटोज़ निकलवाते हैं, फ़ोटोज़ तो सबने खिंचवाए होंगे, देखे भी होंगे शादी ब्याह में। उनके अंदर क्या होगा कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में, जो फोटो पिक्चर होती है उसको निकालने में, जो उस पर जो बनाया हुआ होता है चित्र, चलचित्र बनाने में भी उसमें एल्यूमिनियम क्या, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे जो अपना सूत्र था फिटकरी का, पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की होल थ्राइस 24 H2O के अणु होते हैं, ये होती है फिटकरी। इसका क्या उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है जो हमारे फिटकरी का उपयोग, पहला उपयोग तो अपने कि पानी के शोधन में, जल शोधन में इसका उपयोग होता है। बहुत से लोग इसका उपयोग अपने हौज में रखने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये उसमें जो अशुद्धि होती है उनको अपने आवाज़ खींच के रख लेती है और शुद्ध पानी उनको मिलता रहता है। इसकी बात हो गई। दैनिक जीवन में होने विवाद, अब बात करेंगे हम pH की। pH क्या होता है, pH होता है जो हाइड्रोजन की सांद्रता होती है, हाइड्रोजन की, उसका जो लघु ऋणात्मक लघु गुणक होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता हो गई, हाइड्रोजन की सांद्रता जिसका ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता है। ऋणात्मक लघु गुणक को लिखते हैं लॉग और फिर H+। इसका जो लघु गुणक होता है उसको pH बोलते हैं। pH बराबर यही होता है माइनस लॉग H+। अब हम बात करेंगे कि जो pH होता है उसके अंदर P और H किसको रिप्रेजेंट करते हैं। P तो एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द जिसका नाम है पुसांस। पुसांस होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति, शक्ति को हम बोलते हैं पावर। पुसांस तो बताता है कितनी शक्ति है। H होता है वो बताता है हाइड्रोजन की सांद्रता।
हाइड्रोजन की सांद्रता, इसका मापन करते हैं ये पीएच स्केल। पीएच स्केल किसने बनाई थी? पीएच स्केल बनाई थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर अपनी पीएच स्केल बनाई, जिसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन की सांद्रता का मापन करती है वो। यहाँ पे 704, इधर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ती है, और इधर जाने पर क्षारकीय पदार्थ होते हैं। अब जो बात आती है कि ये यहाँ पर 7 ही क्यों लिया गया है, क्या कारण है कि उदासीन है ना, उदासीन बोलते हैं इसको। उदासीनता का मान 7 ही क्यों होता है, इसका भी एक कारण है। वो कारण है कि शुद्ध अशुद्ध जल है ना, जो अशुद्ध जल, उदासीन जल है, पीने योग्य जल, पीएच मान होता है 7, पीने योग्य जल का मान, शुद्ध जल का मान 7 होता है। तो उदासीन जल के अंदर, उदासीन जल के अंदर हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिन होता है, इन दोनों की सांद्रता होती है, वो होती है 1 × 10⁻⁷। अब पीएच बराबर अपने प्राप्त किया था अभी -log, और log के साथ में क्या था, H+ था। H+ की सांद्रता ये, इसका मान रख देंगे यहाँ पे 1 × 10⁻⁷। इसका log करेंगे, pH = log किया -log 10 का, तो 7 आया बाहर, आगे घात। ये आपके हायर क्लास में जाओगे तो अब मैथ्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि log और एंटी log क्या होता है। -7 आगे, फिर मान आता है log 10, pH बराबर प्लस का 7 और log 10 का मान होता है 1, और log 100 का मान होता है 2। ऐसे इनके मान प्राप्त होते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने जो हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक